गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल के वीडियो मैंने बोला था कि आज से हर दिन प्रोज और पोएट्री सेक्शन का एक के वीडियो मैं अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज। आपको मालूम है कि इंग्लिश का दो फैकल्टी में बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। ट्वेल्थ क्लास में एक बटा हुआ है प्रोज, दूसरा बटा हुआ है पोएट्री। तो एक चैप्टर डेली प्रोज पढ़ाएंगे और एक चैप्टर डेली पोएट्री पढ़ाएंगे, ठीक ना। मतलब प्रोज और पोएट्री ऐसा अल्टरनेटिव सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। इस आधार पे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो आज अभी हम जो पढ़ाएंगे वो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हम बोलते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह एक प्रकार का निबंध है। और यह जो निबंध है ये महात्मा गांधी द्वारा रिटन निबंध है। अब महात्मा गांधी के बारे में जानने की कोशिश करना। महात्मा गांधी का जन्म, बॉर्न जिसको बोलते हैं 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। डेड 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में मरे थे। अच्छा, मरे नहीं थे बल्कि किल्ड बाय नाथूराम गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे ने क्या किया कि महात्मा गांधी को गोली मार दिया था, 3 गोली मारा था। चलो महात्मा गांधी के बारे में देख लो। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में चर्चा किया जाए तो ये क्या किए थे कि ट्रथ, जिसको बोलते हैं ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, इनका कहा जाए सच्चाई, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के दम पर, सत्य और अहिंसा के दम पर इन्होंने भारत की आज़ादी दिलाने की कोशिश किए थे। भारत के आज़ादी दिलाने की कोशिश किए थे, आज़ादी दिलाने की कोशिश किए थे। बस इतना ही नहीं, महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। देख लो, इस चैप्टर में बहुत कुछ बताया गया है। इस चैप्टर में ये भी है, इस पार्ट के अंतर्गत हमारी भारत की कल्चर की जो तुलना है, कंपेयर है, बहुत देशों से किया गया। लेकिन सब देश अपनी अपनी जगह पे स्थिर हो गए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है कुछ अलग, संस्कृति के मामले में कहा जाए तो कुछ एक अलग ही इसका रोल है कहा जाए तो। देख लो, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके भारत की आज़ादी दिलाने के लिए इनका कहा जाए तो सत्य और अहिंसा दिलाने के लिए, सत्य और अहिंसा के माध्यम से ये भारत की आज़ादी दिलाएं। इनका ये कहा जाए तो मेन जो वेपन कहते हैं ना, मेन वेपन्स यानी कि मेन हथियार, इसको बोलते हैं मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में अपनाया, ठीक है, महात्मा गांधी मुख्य रूप से कि चलो सच्चाई और अहिंसा, यानी कि मार काट पर विश्वास नहीं करते थे। ये हमेशा शांति से काम करके भारत के विरुद्ध आज़ादी मतलब कि दिलाने में सफलता, भारत के विरुद्ध नहीं, भारत की तरफ से लड़े, आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, महात्मा गांधी को इतना ही नहीं, इन्हें और भी क्या क्या कहा जाता था? फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन इन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ नेशन का मतलब हो गया राष्ट्रपिता। इन्हें राष्ट्रपिता या लोग दुलार से बापू भी कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं। खैर इतना तक तो ठीक है। इस पाठ में एक चीज़ और है, इनका महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है। ये बहुत भी है, ये बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को हम बोलते हैं आत्मकथा। इनका एक आत्मकथा है जिसको बोलते हैं माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रथ। इनका जो बुक है, आत्मकथा एक रिटन है, वो उसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रथ है, जिसको आप जानते होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनका एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब हो गया कि अपने विषय में इनका सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, माय एक्सपेरिमेंट विद द
ट्रथ है। इन्होंने और भी कॉन्ट्रैक्ट किया, देखिए इन्होंने और भी कुछ आर्टिकल कहा जाए या इसे कहा जाए इन्होंने लिखा, वो है यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका, ये सब इन्होंने छापने काम किया, संपादन के काम करने की कोशिश की है। ठीक है। महात्मा गांधी एक के कहा जाए बहुत ही अच्छे व्यक्ति, अपने देश की आज़ादी दिलाने में इस पाठ में बताए और आज़ादी दिलाने में उनका क्या योगदान रहा, इसके विषय में कहीं न कहीं ये जिक्र किया गया। ठीक है। और इस पाठ में अगर जिक्र किया गया है तो अलग अलग तरीके से ये बात करते हैं। अच्छा, कुछ हो गया कि इसमें देखिए 1915 कहा जाए कि जब ये देख लो, लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा बच्चों, इन इंडियन पॉलिटिक्स, इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीतिक में कहा जाए, भारतीय राजनीतिक में 1915 टू 1948 है, 1915 से 1948 तक के ये डोमिनेटेड रहे। डोमिनेटेड का मतलब हो गया छाए रहे, छाए रहे। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है, बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स में छाए रहे। हाउ डिड अलोंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया, कहने का मतलब हो गया कि भारत में, भारतीय राजनीतिक में कितना, कब से कब तक डोमिनेटेड रहे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो आप समझ जाएंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 तक छाए रहे, भारतीय राजनीतिक में रहे। अच्छा, दूसरी बात, इनके थोड़ा सा कुछ जान लेंगे। एक प्रश्न जो पूछा जाता है, इनका एक और निबंध है जिसको इसे कहते हैं यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। इन्हें दुलार से लोग फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? फादर ऑफ नेशन। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा इज द मेन वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मुख्य हथियार, एकदम ध्यान रखेंगे ये प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मुख्य क्या है, तो हम पूछेंगे कि मुख्य हथियार के बारे में जैसे ही जिक्र आएगा तो महात्मा गांधी का कोई हथियार नहीं था, बंदूक राइफल कोई नहीं था, लाठी सब नहीं था, बस मुख्य यही हथियार था कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा इज द मेन वेपन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मेन हथियार था ये। इनके बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में जिक्र करो, जीवन काल जिसको बोलते हैं, जीवन काल 1869 2 अक्टूबर 1869 टू 30 जनवरी 1948। ठीक है, ये रहा इनका जीवन काल। अच्छा, उसके बाद में इनके पिता के बारे में जानते हैं। ये कहने का मतलब, इन्हें लोग, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? इन्हें स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है। स्पिरिचुअल लीडर, इन्हें स्पिरिचुअल लीडर भी। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, हम एक एक करके सभी के सभी लाइन बाय लाइन हम लिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, सब के सब हम समझा देंगे। और देख लेते हैं आपको इस बुक में और क्या क्या चीज़ें हैं, और इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हमें ये जो है पश्चिमी सभ्यता से कंपेयर किया गया है, पश्चिमी सभ्यता से कंपेयर किया गया। और ये सभ्यता ही कंपेयर ही सिर्फ नहीं रहा, इस कंपेयर के अंतर्गत और भी कुछ चला है। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जानने की कोशिश करेंगे कि रोम, ग्रीस, जापान, चाइना, मतलब बहुत सारे लोग आए। ठीक है, और सब के बारे में चर्चा क्या कि वो कहाँ है और हमारा देश कहाँ है, हमारे देश की संस्कृति कहाँ है और कितना पीछे चला गया, और देश के लोग कहाँ चले गए, वहाँ की संस्कृति कैसी रही है। तो कहीं ना कहीं चेंजिंग है, सभी के चेंजिंग के बारे में इसमें चेक किया गया है।
सभी के चेंजिंग के बारे में कहा गया है। और ये भी बात है कि इस पार्ट में देख लो, थोड़ा सा ऊपर से अगर मिटा देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप इसे रोक करके आराम से देख सकते हैं। तो उसे मिटाने के बाद हम कहते हैं महात्मा गांधी का इस पार्ट में कहना है, पता क्या, देखो जो चीज़ इस पार्ट के अंतर्गत है ना, हम सब के सब बता देंगे, सब के सब बता देंगे। देख लीजिए क्या क्या है इससे। आप इसमें ये भी चीज़ फोकस करेंगे, महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। इस पार्ट में ये भी कहा गया है, इस पार्ट में कहा गया कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। अब थोड़ा सा हम समझाते हैं इसके विषय में। नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, अगर नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप फिर इसे मज़े से कर लीजिएगा, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लिखने की ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप समझ जाएंगे किसको क्या रहेगा सर। देखिए हमारे यहाँ का टेंडेंसी जो है मूवेबल है। देख लो टेंडेंसी दो तरह के हैं। देखिए यहाँ पे जो टेंडेंसी है और मोरालिटी है। हम एक एक करके बच्चों सारे के सारे हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लिख लो, इस चैप्टर के सबसे VBI ऑब्जेक्टिव हम पढ़े लिखाते हैं। सारांश तो सारांश, इस सारांश के बारे में बताएंगे कौन क्या है कैसे से। ऐसा उम्मीद है समरी से ही तो सारांश से ही हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखिए आप सबसे पहले लिख लो हेडिंग में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख दीजिए। VBI ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और हम सब के सब बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप लिखना शुरू कर दो, लिखेंगे। लिखिए महात्मा गांधी बिलीव्स दैट एक में महात्मा गांधी believes that the civilization India has evolved. India has evolved is not to be beaten in the world। ऐसा है कि इसमें ये बता दिया गया कि महात्मा गांधी में ऐसा मानते हैं, महात्मा गांधी को ऐसा विश्वास है कि हमारे देश की जो संस्कृति है इसे यह कहा जाए आप राजा है पूरी दुनिया से। ये हमारी संस्कृति को कोई जीत नहीं सकता। हमारी संस्कृति को जीतना तो छोड़ दो, ये तो बराबरी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी हमारे देश की संस्कृति है। देखिए और महात्मा गांधी इस पार्ट में भी कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सब आते चलेंगे, उसके बाद में सबके सब बता देंगे एक एक के। देखेंगे द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, the tendency of Indian civilization is to elevate what। तो इससे आप क्या करिए, आंसर में लिख लो मोरालिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हम सब के सब जिक्र करेंगे। इससे महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि हमसे जो पहले के जो हमारे पूर्वज हो गए उनकी ज़िंदगी ना, इस पार्ट में उनकी ज़िंदगी के बारे में चर्चा की गई कि हमसे कहीं ना कहीं बेहतर ज़िंदगी था। और ये भी महात्मा गांधी बताए कि जो जितना अमीर है वो उतना ही नाखुश है, और छोटे मोटे परिवार वाले जो हैं, जो
छोटे मोटे जो गांव ग्राम में रहने वाले घर वाले हैं, वैसे लोग हमेशा सर्वदा खुश रहते हैं और किसी प्रकार से उनके चेहरे पर उदासी दिखाई नहीं पड़ती है। ये बात है। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन is to propagate the tendency is to propagate immorality नेक्स्ट, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम सब के सब स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, हम सब के सब बता देंगे, ठीक ना। देखिए, what does the Gujarati equivalent for civilization, तो इसका हो जाएगा बाबू लोग गुड कंडक्ट। पहले आप लिख लो, हम उसके बाद में सब समझाने की कोशिश करते हैं। गुड कंडक्ट ये लिख लो। उसके बाद में देखिए आते हैं एक नई अति की ओर, उसमें समझा देने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देता है, महात्मा गांधी रोट आर्टिकल्स। महात्मा गांधी रोट आर्टिकल्स। अभी हम खुद समझा रहे थे बाबू लोग, अभी हम समझा रहे थे क्या कि महात्मा गांधी का एक आर्टिकल्स या इससे था, वो था यंग इंडिया। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद में अभी हम ये भी सिखा रहे थे कि महात्मा गांधी हैज या रोट कर दीजिए, महात्मा गांधी रोट ऑटोबायोग्राफी क्या था, अभी तुरंत आपने पढ़ा, हमने लिखा था, देख लो मैंने लिखा था क्या कि माय एक्सपेरिमेंट। चलो नीचे लिख देते हैं जी, माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रथ। यही था माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रथ, जिसको हम बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब ये जो है इनका ऑटोबायोग्राफी था, ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में कर लो। गांधी जी के बारे में तो लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे तो 1948, यानी कि हम ऊपर में लिखे थे शुरू वाला में कि 1869 टू 1948 1877 में जन्म लिए थे और 1948 में वे मारे गए थे। पहले इतना आप नोट कर लो, इतना अगर लिखा हुआ हो गया होगा तो फिर आगे बताएंगे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर क्या करेंगे, या तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना फिर। चलो, क्योंकि बीच बीच में अभी बता देते हैं हम, कुछ ज़्यादा कुछ समझ में तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए सब के सब। ये आपका VVI, एकदम VVI जिसको कहते हैं, हर चैप्टर से हम कोशिश करेंगे अलग अलग VVI देने का क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो, हम सबसे पहली बात कि महात्मा गांधी, अगला नेक्स्ट GH, महात्मा गांधी जी कंपेयर्ड विथ इंडियन सिविलाइजेशन। तो कहाँ से कहाँ के सिविलाइजेशन से कंपेयर किए हैं, तो कंपेयर किए हैं कहाँ से,
तो ये क्या है, वेस्टर्न, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से हमारे यहाँ अति की है, चर्चा किया है। दूसरी बात आप जानते होंगे कि ये भी है कि महात्मा गांधी ने कहा था क्या, कि हमारा जो दिमाग है से एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है। हमारा जो दिमाग से एक जगह स्थिर रहने वाला जो दिमाग जो होता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं चंचल होता है, अस्थिर जिसको बोलते हैं वो होता है। तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रश्नोत्तर के रूप में कि देखिए, आवर लिख देते हैं, गांधी जी सेड दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हमारा जो दिमाग है तो क्या है, अस्थिर है, एकदम बिल्कुल कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। यदि हम सोए भी रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है कहीं ना कहीं विचरण करते रहता है, वही होता है माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक कहा गया है कि इसमें एक वर्ड आया है, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, जीवन। ठीक है, ये जो है, जीवन इज ए राइटर। यह क्या थे, राइटर। ये पूछ लेता है कि क्या थे, तो कर देना कि राइटर थे। दूसरी बात आप एक और फोकस कर लेना बच्चों, कि कम से कम इतना जानने के बाद, देखो इस पार्ट के अंतर्गत जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, इतना जानने के बाद कि क्या होता है ना, कि आप जानते हैं कि रूस के शासक को, रशिया, देख लो हम एकदम हिंदी में सिखाते हैं, रूस के शासक को जार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रूस के शासक को जार कहा जाता है। स्पेन के शासक को राजा जिसको कहते हैं, एम्परर ऑफ स्पेन, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं एम्परर ऑफ स्पेन, एम्परर ऑफ रसिया। तो स्पेन के शासक को हम डॉन कहते हैं। और उसके बाद में हो गया इजिप्ट, मिस्र के शासक को हम इजिप्ट कहते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं। पहले हिंदुस्तान के शासक को क्या कहा जाता है, तो हिंदुस्तान के शासक को हम सम्राट कहते हैं, किंग कहते हैं, राजा कहते हैं। नहीं, अच्छा ऐसे पूछा जाएगा कि इजिप्ट कहाँ के शासक हुआ करते थे, तो हम डायरेक्ट कर देना फेरोज। अगर कहीं पे बात आ गया ना, तो फेरोज अगर मिलता है तो वहाँ के शासक को हम इजिप्ट कहेंगे, और उसके शासक को जार कहेंगे, रसिया को, स्पेन को, ठीक है, डॉन कहते हैं। और इंडिया का भी जान लो कि इंडिया को तो किंग कहते हैं। इंडिया के रहता है उसे हम क्या कहेंगे, किंग कहते हैं। फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। देख लेते हैं कहीं पे और कुछ ऐसा रहेगा तो फिर अभी और कर देते हैं। बस आज इसमें तो ऑब्जेक्टिव इतना ही है। अच्छा, इसमें अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। अच्छा, ये हो गया। देख लो महात्मा गांधी के बारे में इस पार्ट के अंतर्गत भी कुछ और कुछ कहते हैं। देख लो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके बारे में हम समरी लिखाने की कोशिश करेंगे। समरी अगले पार्ट में चलेगा। ये पार्ट 1 रहा, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा पार्ट 1। उसके बाद में हम सब समरी ऐसे लिखा देंगे, बट समरी लिखा तो देंगे लेकिन इस पार्ट का पूरा समरी हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब तक हिंदी समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देख लो, कहने का मतलब महात्मा गांधी इस पार्ट के अंतर्गत बताते हैं कि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के अंग्रेजों के खिलाफ, महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या किया कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस हम तो लिखे थे, हम लिखे थे कि मेन विपन एक, चलो और लिख देते हैं कि द
मेन वेपन ऑफ गांधी जी। तो ट्रथ एंड नॉन वायलेंस ये उनका मेन हथियार था। इसके माध्यम से वे कहीं न कहीं भारत की आज़ादी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई किए थे। दूसरी बात ये भी देखिए, वे मानते हैं कि भारतीय सभ्यता पूरे विश्व में अनूठी, और भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया वह दुनिया में अपराजय है। वो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो दुनिया में इसे कोई हरा नहीं सकता है, ये बहुत अनूठी है, इसकी तुलना भी नहीं करते। महात्मा गांधी अगर तुलना करते हैं तो भारतीय सभ्यता के बीच एक अस्पष्ट पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलना करते हैं। वे कहते हैं भारतीय सभ्यता जीवन के नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाली है, एक ऐसी सभ्यता भारत है। हमारे पूर्वज, हम पहली बात बताते हैं, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज छोटे गांव में रहकर भी संतुष्ट और सुखी रहते थे, लेकिन आज बड़े से बड़े घरानों में रह करके लोग, महलों में रह करके पहले भी और आज भी वह हमेशा बेचैन और शारीरिक सुख से अनुचित महत्व रखते हैं। बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा खुश तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं न कहीं परेशानियाँ चेहरों पर साफ झलकता दिखाई पड़ता है। गांधी जी का मानना था, गांधी जी का कहना था कि एक निश्चित स्तर तक शारीरिक आराम एवं विलासिता ठीक है, लेकिन हमें आदी नहीं होना चाहिए। अगर मान ली जाए किसी एक, गांधी जी का कहना था इस पार्ट में, अगर किसी समय तक आप आराम कर रहे हैं कुछ पल दो पल के लिए तब तो ठीक है, लेकिन उसकी अगर आदत लगा देते हैं तब ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कभी किसी स्टूडेंट को भी कभी कभी होता है काम करते वक्त, आप ही लोग में से बच्चों कितने लोग करते हैं ना कि एक काम मॉर्निंग में करेंगे, 4 बजे मॉर्निंग में कर लेंगे, 3 बजे याद कर लेंगे, नाइट में याद कर लेंगे। इस माध्यम से करते करते पूरा आपका दिन गुजर जाता है और फिर अगले चैप्टर में आप प्रवेश कर जाता है और आपसे वो याद नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन को आप दूर रखो, ऐसे सिचुएशन को आप दूर रखो। बिल्कुल देखिए, अच्छा, निबंध में दूसरी सभ्यताओं के बारे में बात करते हुए गांधी जी कभी पूर्वाग्रही नहीं होते हैं। वे पश्चिमी सभ्यता की सबसे अच्छी चीज़ों को भारतीय सभ्यता के साथ एकीकरण पर जोर देते हैं। गांधी जी के अनुसार सभ्यता का एक ऐसा रास्ता है, गांधी जी के अनुसार सभ्यता का एक ऐसा रास्ता है जो देश के लोगों को उनके कर्तव्य को ले जाता है। गांधी जी सभ्यता के कारण ही जाने जाते हैं, गांधी जी की संस्कृति के कारण ही जाने जाते हैं। इन्होंने सादा जीवन उच्च विचार, इन्होंने ही नारा दिया था, सादा जीवन उच्च विचार और जियो और जीने दो का भी बारे में कहीं न कहीं सोचे थे। और वे नैतिक उत्थान आत्मसंतोष से मनुष्य की सच्ची खुशी के रूप में इंगित करते हैं। मनुष्य तभी कामयाब होता है जब भी तभी खुश होता है जब कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है। ठीक है, और ये भी बताएं कि जो हमारा जो दिमाग है, अभी हम लिखे थे कि आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है एक अस्थिर हमेशा जो दिमाग से एकदम उड़ता हुआ पक्षी है, एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं उड़ते रहने वाला पक्षी है। ठीक है, अच्छा, महात्मा गांधी बताए क्या इस पाठ में भी कि हम तो ऐसे अपने देश की संस्कृति से ऐसे जुड़े हैं, ए चाइल्ड इज क्लाइंग टू हर मदर। कहने का मतलब एक के हम लोग तो ऐसे जुड़े हैं जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के आसन से जुड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, ये कहीं ना कहीं। और एक बच्चा कभी संतुष्ट नहीं होता है, एक बच्चा कभी अपनी माँ के अति से संतुष्ट नहीं होता है, उसका और मन ललायित होता है। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी कहते हैं कि उसी प्रकार से हम भारतवासी भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, लगता है फिर भी कम कितना हो करने के बाद इतना ही संस्कृति को हम लोग संजोए हुए हैं कि हद से ज़्यादा, यानी कि अपने देश की संस्कृति महिमा का बखान क्या है, और कहीं ना कहीं इसके बारे में खुद महात्मा गांधी ने प्रशंसा की। और ये चर्चा कहीं ना कहीं एक परिकल्पना की है कि इसके बारे में, पश्चिमी सभ्यता और अपने देश की सभ्यता के बारे में। आज ये ऑब्जेक्टिव रहा, और इसके विषय में जो हम समरी के बारे में जो लेकर के आएंगे वो अगले चैप्टर में आएंगे, अगले पार्ट में आएंगे, और अगले पार्ट में लेकर के आएंगे ना, उस दिन क्या करेंगे, इसमें करेक्ट द स्पेलिंग, ये सब जो भी कुछ रहेगा सबके सब हम बिल्कुल आप लोग को लिखा देंगे। जय हिंद।